नवाजुद्दीन के घर गंदी बात। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने उनके भाई और परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। यह मुकदमा मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया है। वर्सोवा पुलिस से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अभिनेता के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 323 यानी कि जानबूझकर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाना और धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, 506 धारा यानी कि धमकाना और 34 सामान्य इरादे से आपराधिक कृत्य, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी ने यह मुकदमा दर्ज कराया। उनका कहना है कि नवाजुद्दीन ने उन्हें शिकायत करने से मना किया था, इसी वजह से उन्होंने अब जाकर शिकायत की है। यानी कि पहले दबाव डाला गया और उन्होंने शिकायत नहीं की और अब जाकर के उन्होंने इस पूरे मामले में शिकायत की है और कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मुंबई में केस दर्ज किया गया है और इसमें गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं उनकी पत्नी के द्वारा। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर यह गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नवाजुद्दीन की पत्नी ने परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अंजुना पांडे उर्फ आलिया है नवाजुद्दीन की पत्नी। मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में यह एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसकी कॉपी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अभिनेता पर भाई की गलती को छुपाने का आरोप लगा है। नवाजुद्दीन के छोटे भाई पर बेटी से शोषण का आरोप, यह सबसे अहम बात है कि छोटे भाई पर बेटी के साथ शोषण का आरोप लगाया गया है। अभिनेता नवाजुद्दीन के छोटे भाई मिराजुद्दीन हैं और बेटी पर अश्लील फिल्म दिखाने का भी आरोप इसमें लगाया गया है। आप सोच सकते हैं कि अभिनेता नवाजुद्दीन के घर किस तरीके से गंदी बात, अश्लील फिल्म दिखाने का आरोप मिराजुद्दीन पर लगा है। आलिया से मारपीट का आरोप भी मिराजुद्दीन पर लगा है। सास ससुर के साथ मारपीट और धमकाने का आरोप भी लगा है। केस में फिलहाल अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मुजफ्फरनगर में है नवाजुद्दीन और अपने पैतृक गांव में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। और बातचीत करने के लिए इस वक्त दिनेश पवार हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं और प्रशांत पांडे हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, मुंबई के वर्सोवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, गंभीर धाराएं हैं, पुलिस क्या कह रही है, क्या कार्रवाई आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए नवाजुद्दीन की जो पत्नी है उन्होंने ही इस मामले को दर्ज कराया है। 27 तारीख को मामला जो है मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में दर्ज कराया है। लेकिन जो उन्होंने पूरी राइटिंग में जो कंप्लेन दी है, अगर उन चीजों को अगर बारीकी से देखा जाए तो ये पारिवारिक एक मैटर लगता है। पुलिस ने साफ तौर पर यह कहा कि ये फैमिली मैटर है और ये जो है जाकर सॉल्व हो सकता है। लॉकडाउन के चलते कार्रवाई की प्रक्रिया भी रुकी हुई है, लेकिन जिस तरह से इन बातों को सामने आलिया जो उनकी पत्नी है जिन्होंने रखा हुआ है, वो काफी गंभीर आरोप है। यानी आप समझिए कि पोस्ट को यानी माइनर किसी लड़की को मोलेस्ट करना जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उस मामले को दर्ज कर लिया गया है और इसमें आरोपी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनके छोटे भाई, उनका परिवार, उन सभी का नाम इस एफआईआर में दर्ज किया गया है। बहरहाल इंतजार किया जा रहा है कि इस एफआईआर के बाद पुलिस की क्या कार्रवाई होगी, किस तरह से, क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए या फिर उनके जो छोटे भाई हैं जो मुख्य आरोपी के तौर पर उनका नाम लिखा गया है, जो आलिया की बेटी के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की है, उसको लेकर क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, उनसे पूछताछ होगी। ये सारी मुंबई पुलिस मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो सकती है क्योंकि नवाजुद्दीन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अभी हैं अपने पैतृक गांव में, ऐसे में क्या यहां आकर के नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पूछताछ हो सकती है? क्या आने वाले वक्त में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए, कानूनन प्रक्रिया की बात की जाए तो जो हादसा हुआ था वो वहां पर उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, लेकिन एफआईआर जो है मुंबई में दर्ज की गई है। तो हो सकता है कि केस भी ट्रांसफर की जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि महिलाओं या फिर माइनर के जो केसेस होते हैं वो ज्यूरो एफआईआर में लिया जाता है, तो ऐसे में देखना होगा कि पुलिस का अगला स्टेप क्या होगा। बस इंतजार किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कर दी गई है, आरोपियों के नाम जो है एफआईआर में दर्ज करा लिए गए हैं, लेकिन आगे मुंबई पुलिस का क्या स्टेप होगा, क्या केस ट्रांसफर करेंगे या फिर यहाँ से अधिकारी वहां जाएंगे। देखिए, हमारे साथ दिनेश पवार मुजफ्फरनगर से हैं। दिनेश, नवाजुद्दीन के घर में इतना सब कुछ होता रहा, किसी को कोई कानो कान खबर नहीं, उनके भाई बेटी को अश्लील फिल्म दिखाते हैं और अब जा करके मामला मीडिया में सामने आता है जब उनकी पत्नी खुद एफआईआर दर्ज कराती हैं। क्या हलचल मुजफ्फरनगर में है? क्या मुंबई पुलिस ने अब तक कोई संपर्क साधा है?
देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मुश्किलें, उसके परिवार की और उसकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। लगातार परिवार और नवाजुद्दीन सिद्दीकी चर्चाओं में रहते हैं और अभी फिलहाल लॉकडाउन के दौरान मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में उनका आवास है, जहां पर वो आए हुए हैं। और जब से मुकदमा दर्ज हुआ, जब से मुजफ्फरनगर में पुलिस की जानकारी में ये कोई मामला नहीं है। आला अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर कोई अभी तक मुंबई पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है और इस संबंध में जो भी मुकदमा दर्ज कराया गया वो भी जानकारी नहीं दी गई है। जो मुकदमा दर्ज हालांकि किया गया है उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उसके भाई पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और जो घटना स्थल है वो भी मुजफ्फरनगर का बुढ़ाना ही दर्शाया गया है। बताया गया है जो उसकी पत्नी आलिया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुंबई में अपने परिवार के साथ अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे, तब उस समय कुछ आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उसने अपनी पत्नी को मुजफ्फरनगर के आवास अपने होम जनपद में मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में छोड़ दिया था और कुछ दिनों तक वो यहाँ पर रही है। इसी दौरान ये घटनाक्रम हुआ। उनका आरोप यह है कि उनकी भतीजी जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जो भाई की बेटी है, उन्होंने आलिया को बताया था कि चाचा के साथ अपनी बेटी को ना भेजा करें। उसके बाद उनको कुछ शक हुआ और उस शक के बिहाफ पर जब उन्होंने निगरानी रखनी शुरू की तो उन्होंने एफआईआर में इस बात को स्पष्ट किया है कि उन्होंने एक कमरे में जिस तरह की तस्वीर देखी थी उसी अनुसार पूरी घटनाक्रम को। ये बताइए कि नवाजुद्दीन की अपने पत्नी के साथ संबंध कैसे रहे हैं और क्या इसी पैतृक गांव में आलिया आकर के रहती थी? और साथ ही यह भी बताइए, क्या अब इस एफआईआर के बाद किसी तरह का कोई रिएक्शन नवाजुद्दीन की तरफ से, उनके भाई की तरफ से या परिवार की तरफ से सामने आया है? देखिए, तो जग जाहिर है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उसकी पत्नी के बीच में संबंध अब कुछ ठीक नहीं है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है परिवार पर और इसी कड़ी में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर बात मुंबई पुलिस की तरफ से कार्रवाई की करें तो अभी तक कोई भी मुजफ्फरनगर पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि मुकदमा मुंबई में जरूर दर्ज किया गया है, लेकिन घटनास्थल मुजफ्फरनगर होने के कारण शायद केस मुजफ्फरनगर ट्रांसफर किया जा सकता है और उसके बाद पूरी तफ्तीश की जाएगी। जी दिनेश, नवाजुद्दीन, उनके भाई या परिवार की तरफ से एफआईआर के बाद कोई जानकारी उन्होंने साझा की है? किसी तरह का कोई बयान अब तक मीडिया में दिया है? देखिए, अभी तक इस तरह का कोई बयान उन्होंने जारी नहीं किया है। हालांकि हमने उनसे संपर्क साधने का प्रयास जरूर किया है, तो उनके भाई से फोन पर संपर्क हुआ तो उन्होंने इस मामले में इस बाबत कोई भी बात करने से इनकार कर दिया और इस तरह की कोई भी घटना की जानकारी होने से भी साफ तौर पर मना कर दिया है। बिल्कुल दिनेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। दिनेश पवार हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। तो वर्सोवा थाने में यहां पर नवाजुद्दीन और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। गंभीर धाराओं में यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब देखना यह होगा कि मुंबई पुलिस का लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। क्या इस केस को, क्योंकि घटना स्थल जो है, जो वारदात का स्थल है, वो मुजफ्फरनगर बताया गया है, ऐसे में केस को ट्रांसफर किया जाता है या फिर मुंबई पुलिस लीड लेकर के इस पूरे मामले में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके भाई से आने वाले वक्त में पूछताछ करती है। प्रशांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। सर्वेश दुबे ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त दे रहे हैं। यहां पर अतीक अहमद के गुर्गों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है। अतीक 7 गुर्गों को नैनी जेल से प्रतापगढ़, बांदा और मिर्जापुर की जेलों में भेजा गया है। कुछ गुर्गों को चित्रकूट की जेल में भी शिफ्ट किया गया है। बड़ी खबर, अतीक के गुर्गे दूसरी जेल में शिफ्ट किए गए हैं। मिर्जापुर, बांदा और प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया। अतीक के गुर्गे दूसरी जेलों में शिफ्ट किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, अतीक अहमद के गुर्गों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा था। सर्वेश बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। सर्वेश, इन गुर्गों को क्यों दूसरी जेलों में शिफ्ट किया गया है? देखिए, जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी के आदेश पर इन सभी जो बाहुबलीपुर सांसद अतीक अहमद के गुर्गे हैं उनका जेल ट्रांसफर किया गया। प्रशासनिक आधार पर यह फिलहाल फैसला लिया गया है। इन पर आरोप था कि ये दूसरे कैदियों को प्रशासन के खिलाफ भड़का रहे थे। इसके साथ ही साथ समय समय पर जब वहां पर चेकिंग होती है जेलों में, उस समय वो प्रशासन को सहयोग नहीं कर रहे थे और जो जेल कर्मी थे उनको लगातार धमका रहे थे। इन आरोपों के चलते डीएम ने आदेश दिया था और डीएम के आदेश पर आज अतीक के 7 गुर्गों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया। इनमें सलमान और फारूक को नैनी सेंट्रल जेल से कौशाम्बी जिला जेल ट्रांसफर किया गया है। अकरम को नैनी सेंट्रल जेल से बांदा, बच्चा पासी को प्रतापगढ़ जेल भेजा गया है। अशरफ और फरहान को नैनी सेंट्रल जेल से चित्रकूट ट्रांसफर किया गया। इसके साथ साथ प्रतापगढ़ के रहने वाले पंकज को नैनी सेंट्रल से मिर्जापुर जेल ट्रांसफर कर दिया गया है। और ये जो कार्रवाई की गई है ये प्रशासनिक से पता कर की जा रही है, लेकिन जो कैदियों का उत्पात था वहां पर जेल में और जिस तरह का उन्होंने आतंक मचा रखा था उसको देखते हुए ये कार्रवाई की गई है और इस बात की पुष्टि भी डीआईजी जेल बीआर वर्मा ने कर दी है। जी बिल्कुल सर्वेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे।
आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर विकास दुबे मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। कल 31 जुलाई को एसआईटी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। एसआईटी के चेयरमैन सीनियर आईएएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय भूस रेड्डी को बनाया गया है। वहीं एडीजी हरिराम शर्मा और डीआईजी जय रविंद्र गौड़ इसके सदस्य हैं। एसआईटी विकास दुबे की कॉल डिटेल के जरिए उसके संबंधों को खंगाले के साथ ही विकास दुबे के साथ पुलिस के संबंधों की जांच कर रही है। कानपुर कांड में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। गैंगस्टर विकास दुबे के साथी शशिकांत दुबे की पत्नी और मां का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो चौबेपुर पुलिस की मिलीभगत की सच्चाई बयां कर रही हैं। कैसे विकास दुबे के यहां से पुलिसकर्मी गाड़ी भर भर कर अनाज ले जाते थे। शशिकांत की मां खुद से ये खुलासे कर रही हैं। अमर दुबे की शादी का, जिसमें ये जो चौबेपुर का एसो था, विनय तिवारी और के शर्मा वगैरह सब आए थे शादी में। हाँ आए थे सब, और खूब मतलब नाचे हैं, फोटो सब आए भैया, वो आते थे, सब आते थे। इन्हीं लोगों ने तो मरवा दिया, पूरे गांव का सत्यानाश कर दिया और चौबेपुर पुलिस का मेन रोल रहा है। अपने स्टाफ को मरवा डाला, अपनी पुलिस भाई, अपने भाईचारों को मरवा दिया उसने। सबसे बड़ा कातिल वही है, देखा जाए तो। विनय तिवारी आता था यहाँ। अरे भैया जब बता रहे यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती थी और भर भर के यहाँ से गेहूँ, आलू और तरबूज, खरबूजा आदि सब भर भर के लेके गए हैं। लेकिन हम क्या जाने कौन है कौन नहीं। पुलिस की गाड़ी आती थी तो मालूम पड़ जाता था। काली जीप, अक्सर काली जीप आती थी और सब भर भर के सामान यहाँ से लेके जाते थे। कोरोना कब से चालू हुआ था? 22 मार्च से लेके बराबर खाना पीना यहाँ जाता रहा। विकास दुबे के सहयोगी गोपाल सैनी ने माती कोर्ट में आज सरेंडर कर दिया। पुलिस गोपाल की तलाश में, आपको बता दें कि लगातार जुटी हुई थी। गोपाल के परिजनों और करीबियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इसके बाद अब गोपाल ने सरेंडर किया है। गोपाल सैनी भी विकास दुबे के साथ पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में संजीत अपहरण और हत्याकांड के मामले में पुलिस अभी तक संजीत का शव बरामद नहीं कर पाई है। पांडु नदी में करीब 10 दिनों से सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। संजीत यादव का 22 जून को अपहरण हुआ था। परिवार से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। परिवार ने पैसे भी दे दिए थे, लेकिन बदमाशों ने संजीत की हत्या कर दी थी। सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता पुलिस को हाथ नहीं लगी है। हमारे साथ पीएसी के वो लोग शामिल हैं जो लगातार इस अभियान में जुड़े हुए हैं और लगातार नदी में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विकास जी, बताइए कब से आप यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं? किस तरीके की चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है और क्यों शव बरामद नहीं हो पा रहा है? हम लोग 24 तारीख से कर रहे हैं। 24 ये नहीं बरामद हो पा रहा है क्योंकि 1 महीने पुरानी मिट्टी हो गई है। तो डेड बॉडी जब 1 महीने पुरानी हो जाती है तो पानी में भी सड़ जाती है, गल जाती है और जो पानी का बहाव होता है तो उसमें बह जाती है, पैसे भी कहीं जा सकती है। और इसके नदी के किनारे बहुत से जीव जंतु हैं, कुत्ते हैं, सियार हैं, ये भी डेड बॉडी को खींच के ले जा सकते हैं, खा सकते हैं। तो इसलिए पुरानी होने के कारण नहीं मिल पा रही है। तो सर्च ऑपरेशन में लगी टीम लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन 100 की कीमत पर बरामद नहीं हो पा रहा है। लगातार प्रयास जारी हैं। 100 बरामद करने के रास्ते में तमाम दुश्वारियां हैं, लेकिन टीम लगी हुई है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या अपहरणकर्ताओं ने पुलिस को सही जानकारी दी है। उन्होंने सब नदी में ही फेंका है। ये एक बार फिर वह पुलिस को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। खबर नोएडा से है। सेक्टर 49 से 2 साल के बच्चे के अपहरण के आरोप में पुलिस ने बच्चे के चचेरे भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि बच्चे के चाचा ने कोरोना काल में रुपए के लालच में अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची थी। पुलिस ने साजिश में एक अन्य आरोपी जुबैर को भी गिरफ्तार किया है। मामले में एक आरोपी अभी फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मिल गए हमें जिन्होंने ये किडनैपिंग की थी। और आप लोग को ताज्जुब होगा कि ये कोई गैंग नहीं है, ये अपने परिवार के लोग हैं। सगा चाचा भतीजा, मतलब इसका जो अपहृत है उसका सगा भाई है। हाँ, सगा चचेरा भाई है। उसने ये किडनैपिंग पूरी सोची, रची और की। और अगर इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं होती तो शायद बच्चा मिलता भी नहीं। कारण पैसे का लोभ। कोरोना के बीच में नोएडा में सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं। आज सेक्टर 78 की महागुन मॉडर्न सोसाइटी में एक 62 साल की महिला ने
19वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि यह महिला काफी दिनों से डिप्रेशन में चल रही थी। रजनी अग्रवाल मूल रूप से कानपुर की रहने वाली थी और 3 दिन पहले ही चंडीगढ़ से नोएडा आई थी। पता चला है कि कुछ दिन पहले ही उस सोसाइटी में आई थी, 3-4 दिन पहले, और संभवतः किसी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस के चलते परेशान रहती थी और उसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया है। इसमें हम लोग वहाँ से डेड बॉडी को शिफ्ट कर दिए हैं और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देश में कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है और देखा जाए तो जनपद गौतम बुद्ध नगर में आत्महत्या के मामले ढेर सामने आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो अभी सुबह की बात है, महागुन सोसाइटी सेक्टर 78 में, यह जो महागुन सोसाइटी है, यहाँ पे एक 62 वर्ष की महिला जो यहाँ पे अपने बेटी और दामाद के पास रहती थी, 19वीं मंजिल पे रहती थी और 19वीं मंजिल से वो छलांग लगा करके सुसाइड कर ली हैं। बताया जा रहा है, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि उनके जो परिवार के लोग हैं वो बता रहे हैं कि वो काफ़ी समय से डिप्रेशन में थी। बताया जा रहा है कि महिला जो हैं वो मूल रूप से कानपुर की रहने वाली हैं और कुछ 3 दिन पहले ही जो है वह चंडीगढ़ से यहाँ पे अपने बेटी दामाद के पास आई हुई थी, अपने पति के साथ आई हुई थी। लेकिन क्या वजह रहा है इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि डिप्रेशन की वजह से जो है उन्होंने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 नोएडा। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर इस वक्त है। थाने में ही आपस में 2 गुट भिड़ गए हैं। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की मुजफ्फरनगर से। ये तस्वीरें अब आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खतौली थाना क्षेत्र का यह मामला। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर मुजफ्फरनगर की दिखा रहे हैं, जहां पर थाने में ही 2 गुट आपस में भिड़ गए। विनेश पवार बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनेश, किस बात को लेकर ये 2 गुट आपस में भिड़े और फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, अभी तक ये स्पष्ट, अनुपम, ये स्पष्ट नहीं है कि आखिर किस बात को लेकर दोनों पक्ष भिड़े थे। लेकिन पूर्व प्रत्याशी जो चेयरमैन खतौली पूर्व प्रत्याशी के गुट के कुछ लोग थे और दूसरे विरोधी गुट के लोग थे, जिनके बीच में मामूली बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद में खूब दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के बाद दोनों गुट जो है थाने में पहुंचे थे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। पुलिस वहां मौजूद थी। उसी मौजूदगी के बीच में दोनों पक्षों में थाने के अंदर भी दोनों के बीच कहासुनी हो गई और उसी कहासुनी में पुलिस ने बामुश्किल दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत किया। हालांकि पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है और जो मारपीट में जो लोग घायल हुए थे उनको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। बिल्कुल विनेश, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बढ़ा के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर की, किस तरीके से 2 गुट आज आपस में ही भिड़ गए। वहां पर मुजफ्फरनगर की थाना नाई मंडी में पुलिस और बदमाशों के बीच में चेकिंग के दौरान आज मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 हत्याओं में वांछित चल रहा 25,000 का इनामी बदमाश नरेंद्र सिंह पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि बदमाश घायल का दूसरा जो साथी था वो मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश के खिलाफ नई मंडी थाने में 2 हत्याओं के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने बाइक, तमंचा और 4 कारतूस बरामद किए हैं। ये चेकिंग कर रहे हैं, आईसी बागोवाली पर फायर करके भागा। साथ में पुलिस के द्वारा इसको रोकने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा दोबारा फायर किया गया और पुलिस के द्वारा जब आत्मरक्षा फायरिंग की गई तो उसमें इसको गोली लगी है और साथ ही साथ में इसका एक और साथी था जो भागने में सफल रहा है। इसके समय फिरोजाबाद में एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 15,000 रुपए के इनामी बदमाश वाजिद को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। वहीं एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर मौके से भागने में सफल रहा। पकड़ा गया शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शातिर बदमाश वाजिद पर फिरोजाबाद और इटावा में 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। सिरसागंज पुलिस को और हमारे जो फिरोजाबाद जनपद की एसओजी टीम है उसको सूचना मिली कि कुछ बदमाश किसी घटना की फिराक में घूम रहे हैं। इस पर उन्होंने घेराबंदी की और बदमाशों का चेकिंग शुरू की। उसमें उनको मोटरसाइकिल से 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। जैसे ही उन्होंने उसका पीछा किया करा रोड पे और पुलिस को देखते उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी और क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, वो गिरफ्तार हुआ है घायल होकर। दूसरा बदमाश अधेरा था, वहाँ मौके से भागने में सफल हुआ। हमारे एक पुलिसकर्मी को भी चोट आई है, विजय कुमार आरक्षी है सिरसागंज का। सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके दूसरे साथी की तलाश हम लोग। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।